अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उदउ इला सबीलि रब्बिका बिल हिक्मह वल मौइज़तिल हसनह वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि वी आर गोना स्टार्ट अ सीरीज कॉल्ड डीकंस्ट्रक्टिंग फेमिनिज्म। इसीलिए आपने ये गूगल मीट ज्वाइन की है, जो कि हमने 10-15 दिन पहले अनाउंस कर दी थी फेमिनिज्म का जो उरूज है उसको देखते हुए। तो बेसिकली इसके कुछ सेशंस रहेंगे, 10-12 सेशंस, जैसे मैंने पिछली बार बोला था। 3 फेजेस रहेंगे, 4 फेजेस रहेंगे, 3-3 सेशंस के। तो आज पहला सेशन है हमारा इंशाल्लाह, जिसमें कि हम इसकी हिस्ट्री को जानेंगे, इसकी तारीख को जानेंगे। विल डाइव डीप इनटू इट कि आया कहाँ से, यानी कि मकासद क्या थे, इसे क्यों लाया गया और फिर मुसलमानों ने इसे अडॉप्ट क्यों किया। तो विल जज इट अकॉर्डिंग टू इस्लामिक फ्रेमवर्क, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक वर्ल्ड व्यू। तो वो हमारी इसमें नीयत रहेगी। तो शुरू करते हैं। अगर आपने देखा होगा कि जब हम किसी से बात करते हैं फेमिनिज्म के रिलेटेड, या कोई और बात करता है फेमिनिज्म के रिलेटेड, तो जो उसके मुवाफिक होता है, हु सपोर्ट्स द व्यू ऑफ फेमिनिज्म एंड हु अपोजेस द व्यू ऑफ फेमिनिज्म, द वन हु अपोजेस द व्यू ऑफ फेमिनिज्म, जब वो अपोज करना स्टार्ट कर देता है, वो बिना समझे अपोज करना स्टार्ट कर देता है। ही अटैक्स इट विदाउट नोइंग व्हाट एक्चुअली फेमिनिज्म इज, व्हाट इट इज इवन अबाउट। और जो इसे डिफेंड करता है वो भी नहीं जानता कि मैं किस चीज को डिफेंड कर रहा हूँ, मैं क्यों डिफेंड कर रहा हूँ, ये मुझसे कौन सी बात कह रहा है, क्या वो सच में फेमिनिज्म के बारे में है, या बस हम वी आर जस्ट डीलिंग विद अ स्ट्रॉ मैन। इन्हें पता नहीं होता। तो हम इन दोनों में से कुछ भी नहीं करेंगे, ना हम बिना जाने डिफेंड करेंगे, ना हम बिना जाने इसे अटैक करेंगे, बल्कि विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इट्स एक्चुअली, कि क्या वजूद कहाँ से आया, तो वो हमें समझना है। अगर मैं आपसे अभी कहूँ कि फेमिनिज्म क्या है, यहाँ पर अभी 10-12 लोग हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज फेमिनिज्म, तो आई गेट मल्टीपल आंसर्स। कोई कहेगा कि इट अटैक्स रिलीजन, एंड कोई कहेगा इट डिफेंड्स रिलीजन, कोई कहेगा इट एडवोकेट्स द वुमेन राइट्स, और कोई कहेगा इट्स वेस्टर्न प्रोपोगेंडा। मुख्तलिफ आरा हो सकती है, लेकिन इनमें से जितनी भी हमें जितने आंसर्स हमें मिलेंगे, नो बडी वेंट इन टू डेप्थ। किसी ने समझा ही नहीं कभी कि फेमिनिज्म क्या है, किसी ने इसकी हिस्ट्री को नहीं जाना, किसी ने इसके वजूद, मतलब इसके मकसद क्या था इसके वजूद का, वो हमने नहीं जाना। हमने बस रील्स देखी तो उससे हमने एक फेमिनिज्म का एक तस्वुर बना लिया अपने जहन में। हमने यूट्यूब पे कोई वीडियो देखा तो हमने उसी के हिसाब से एक आइडियोलॉजी फिट कर ली कि हाँ ये फेमिनिज्म है, मैं यही समझता हूँ। या फिर हमने किसी दोस्त से डिस्कशन किया, हाँ, वो बेचारा ऐसे ही बोल रहा था हवा में, तो हमने सोचा कि फेमिनिज्म मर्दों के खिलाफ है, इट अटैक्स मैन। और फेमिनिज्म से हमने यही समझा कि मर्द औरतों पर जुल्म करते हैं। ये जो फेमिनिज्म है, इट हैज रीच्ड मुस्लिम होम्स राइट नाउ। एक पावरफुल कल्ट फोर्स बन चुकी है, जो कि यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है, जिसकी बुनियाद पर आजकल गवर्नमेंट पॉलिसीज तक जिसकी बुनियाद पर गवर्नमेंट में पॉलिसीज वजूद आती है, कि गवर्नमेंट पॉलिसीज भी बनाता है बाज मरतबा फेमिनिज्म को मद्देनजर रखे। सो यू कैन इमेजिन कि ये कितनी बड़ी आइडियोलॉजी बन चुकी है। लेकिन हम क्या करेंगे, विल डू मल्टीपल सेशंस। माइक बंद रखिए प्लीज। हम मुख्तलिफ सेशंस करेंगे, क्योंकि मैंने नोटिस किया है, हु आर्ग्यूज इन फेवर ऑफ फेमिनिज्म, वो बिना समझे आर्ग्यू करता है, एंड हु डिफेंड्स अगेंस्ट एंड हु आर्ग्यूज अगेंस्ट फेमिनिज्म, वो भी बिना समझे करता है। तो जैसा मैंने कहा कि हम इन दोनों में से कुछ भी नहीं करेंगे इंशाल्लाह। आज हम प्राइमरी गोल क्या होगा कि फेमिनिज्म आई कहाँ से, कब आई। क्योंकि जब हम ये चीजें समझेंगे, तो जब हमें किसी फेमिनिस्ट से बहस करनी होगी, जब हम उससे बात करेंगे, उसकी जहनीत को समझना होगा, तो जब वो कोई बात कहेगा, वो विल अंडरस्टैंड कि इसकी एक्चुअल इंटेलेक्चुअल पोजीशन क्या है, ये इंटेलेक्चुअली कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। इस सेशन से हमें वो समझ आ जाएगा आज इंशाल्लाह। जो लाइक फर्स्ट रूल ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म जो है कि नो थिंग्स इन डेप्थ। क्योंकि अगर हमें फेमिनिज्म को समझना है, जैसा मैंने कहा, मैं बार बार इस पर ताकीद कर रहा हूँ, बिकॉज दिस इज अ बिग आइडियोलॉजी, एक थर्ड फोर्स बन चुकी है। अगर हमें इसे समझना है तो वी हैव टू डाइव इनटू लिंक का ज्वाइन। क्योंकि जो फर्स्ट रूल ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म है, या फर्स्ट रूल ऑफ डिबेट है, वो यही है कि जिससे तुम डिबेट कर रहे हो, जिससे तुम बहस कर रहे हो, उस मौजू के मुतालिक यू यू मस्ट हैव अ डीप नॉलेज। उसकी तह में तुम्हें पहुंचना होगा, तब तुम उसको सही से बात कर सकते हो। तो खैर, अब हम फेमिनिज्म की तरफ चलते हैं। व्हाट इज फेमिनिज्म, इसकी डेफिनेशन क्या है।
फेमिनिज्म इज अ सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट विच आर्ग्यूज दैट सोसाइटी ने औरतों के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट किया है सिस्टमैटिकली, एंड वी नीड टू आइडेंटिफाई इट, देन वी नीड टू चैलेंज इट, एंड देन वी नीड टू करेक्ट इट। अगर हम सरफेस लेवल पे देखें तो ये लगता है कि ये इस्लाम के साथ बिल्कुल मुताबिकत रखता है। इस्लाम और इसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि इस्लाम भी औरतों के हुकूक बयान करता है, फेमिनिज्म भी औरतों के हुकूक बयान करता है। फेमिनिज्म भी कहता है कि वुमेन शुड हैव राइट इन प्रॉपर्टी, और इस्लाम भी कहता है कि विरासत में हक होना चाहिए। तो डेफिनेशन से, जो सरफेस लेवल डेफिनेशन है, इससे हमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। बज़ाहिर इससे लगता है कि ये इस्लाम के कॉम्पेटिबल है, इस्लाम को इससे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन when we are looking towards definition, we are just looking at the tip of iceberg. We are not diving into the depth. हम बस ऊपर से देख रहे हैं कि हाँ ये है। लेकिन फेमिनिज्म इज नॉट इक्वल टू इट्स डेफिनेशन। फेमिनिज्म एक आइडियोलॉजी है। एक चीज जब आइडियोलॉजी बनती है, उसकी एक हिस्ट्री होती है, उसका एक वर्ल्ड व्यू होता है, उसके एजम्पशंस होते हैं। जब हम उन एजम्पशंस को एड्रेस करेंगे, जब हम उस हिस्ट्री को समझेंगे, जब हम उस वर्ल्ड व्यू को देखेंगे, तो हम समझेंगे कि ये इस्लाम के कितना कॉम्फर्टेबल है, इस्लाम के कितने खिलाफ है, इस्लाम के कितने नजदीक है, वो सब हम समझेंगे। जो आजकल मुसलमान इसे अडॉप्ट कर रहे हैं, दे अडॉप्ट इट विद प्योर इंटेंशंस। उनका मकसद कुछ अलियाज़ुबिल्लाह बुरा नहीं होता। वो ये समझते हैं कि तो दीन की बात करेंगे, हम औरतों की हुकूक इस्लाम भी कहता है, ये सब हुकूक की हम बात करेंगे, तो दे अडॉप्ट इट विद प्योर इंटेंशंस। दे कैरी अ प्रॉब्लमैटिक आइडियोलॉजी विद चैरिटेबल इंटेंशंस। उनके इंटेंशन सही होते हैं, बट जो वो चीज अडॉप्ट कर रहे हैं वो चीज गलत है। तो हमें किसी भी मुस्लिम को इस बुनियाद पे बुरा बुरा भला नहीं कहना है, क्योंकि बेचारा वो बस इंस्टाग्राम से इन्फ्लुएंस हुआ है। अभी फेमिनिज्म है, ये कुछ वेव्स में आया, कुछ सर्जेस में आया। वेव क्या होती है? वो जब समंदर में चलती है तो पहले उठती है, फिर गिरती है, फिर दोबारा ऊपर आती है। इसी तरह फेमिनिज्म फेमिनिज्म आया, फिर नीचे, फिर इसी तरह इसकी मल्टीपल वेव्स आई। फेमिनिज्म की टोटल 4 वेव्स है, 4 वेव्स में आई। पहली वेव है जो कि 1848 से 1920s तक चली, अ, जिसका प्राइमरी, जिसकी वजह से वो वेव बुनियाद में आई, जिसकी वजह से असल में मैं ये कहूँ कि फेमिनिज्म वजूद में आया, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ टॉर्चर। कि जो ये वेस्ट था, यहाँ पर अगर औरत शादी कर लेती थी, अब उसकी शादी हो गई, अब उसका शौहर है, अब उसके पास प्रॉपर्टी का हक नहीं था। वो कोर्ट में केस करती थी, तो अपने नाम से वो केस नहीं कर सकती थी। बेसिकली वो मर्द हो जाती थी अपने हस्बैंड के अंदर, तो वह उसे हक नहीं दे रहा था। तब औरतों के अंदर ये शऊर पैदा हो चुका है दैट वी शुड गेट इक्वल राइट्स। अब ये पहली बार वजूद में आई है। लेकिन ये चीज प्रॉपर्टी में हक होना चाहिए, बेसिक हुकूक थे जो कि इस्लाम ने ऑलरेडी दे दिए थे 610 में। ये वजूद आए 1848 में, लेकिन इस्लाम ने 600 में ये हुकूक दे दिए थे, यानी 1260 साल पहले इस्लाम ने ऑलरेडी इन तमाम बातों को एड्रेस कर लिया था कि हुकूक होने चाहिए। अगर हम इसको देखें, ये जो वेव है, इट्स कॉम्पेटेबल विद इस्लाम, लाइक ऑलमोस्ट कॉम्पेटेबल विद इस्लाम है। इस्लाम को कोई दिक्कत नहीं है। इस्लाम तो इससे पहले ही था, वेव को जब इस वेव को वजूद भी नहीं था, इस्लाम ने तब भी सारे हुकूक दे दिए थे, तो इससे हमें उतना कुछ खास मसला नहीं है। अब आती है दूसरी वेव, जहां से असल में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। वो वेव आती है 1960 से 1980s तक। ये सेकंड वेव है। इसमें एक खास नारा था, एक स्लोगन था दैट पर्सनल इज पॉलिटिकल। और ये नारा जो दिया था, ये दिया था बेटी फ्राइडन ने। उनकी एक किताब थी, दी मुझे नाम याद नहीं, फेमिन मिस्टीक ऐसा ही कुछ करके, 1963 या 64 में उन्होंने वो किताब लिखी थी, जिसमें ये स्लोगन दिया गया था कि पर्सनल इज पॉलिटिकल। कि ये जो औरतें हैं, इन्हें रिप्रोडक्टिव राइट्स देने चाहिए, सेक्सुअल लिबरेशन होनी चाहिए। और जो इन्होंने सबसे बड़ा ब्लंडर किया, वो था दैट दे चैलेंज फैमिली स्ट्रक्चर। ये असल में सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था। इन व्यूज को हम तक जाएंगे, तो मैं अभी सरफेस लेवल आपको बता रहा हूँ। तीसरी थी ब्लैक फेमिनिज्म। ये कुछ उतनी खास थी नहीं, कि जब उन औरतों को हुकूक मिलने लगे जो वाइट्स थी, गोरा जिनका स्किन था, तो जो ब्लैक औरतें थी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो उन्होंने कहा हमें भी दो। इसे मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म भी कहते हैं या ब्लैक फेमिनिज्म भी कहते हैं। और फिर तीसरी थी, सॉरी लास्ट वाली थी, मी टू मूवमेंट, चौथी वेव। ये 2012 से आज तक चलती है। असल में 2017 में एक हैशटैग बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, मी टू मूवमेंट। तो वही जो आजकल चल रहा है सोशल मीडिया पे, आप जो फेमिनिज्म देख रहे हैं, वो कोई नई फेमिनिज्म नहीं है। मैं उसे ये नहीं समझता हूँ कि वो कोई नई वेव है, बल्कि जो पिछली 3 वेव्स थी, उसकी पैकेजिंग थोड़ी एस्थेटिकली की गई है, और हमारे सामने प्रेजेंट की गई थी, वो उतनी कुछ खास है नहीं। लेकिन सबसे प्रॉब्लमेटिक भी वही है, क्योंकि उसी से ज्यादा
हमारी जो मुस्लिम खवातीन है, हमारी मुस्लिम बहनें हैं, ये सबसे ज़्यादा इन्हीं से इन्फ्लुएंस होती है। तो फिर अब हम इसकी कुछ ब्रांचेस भी हमारे लिए समझना ज़रूरी है, तो शुरू करते हैं वो। असल में फेमिनिज्म की 3 ब्रांचेस है। अभी हमने वेव्स देखी, वेव्स और ब्रांचेस में आप पहले फ़र्क समझिए। इमेजिन कीजिए एक पेड़ है, का जो स्टेम है वो ऊपर तक है। यहाँ तक उसका स्टेम ब्लू कलर का है, यहाँ पिंक कलर का है, यहाँ पे ग्रीन का है, यहाँ पे व्हाइट का है, लेकिन ये स्टेम एक ही है। ठीक। अब जो उसकी ब्रांचेस है वो अलग अलग होंगी। अब हम वो 3 ब्रांचेस पढ़ेंगे। ब्रांचेस 3 है, लिबरल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म, सोशलिस्ट फेमिनिज्म, या जिसे मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म भी कहते हैं। लिबरल फेमिनिज्म ये कहती है कि ये वो ब्रांच है असल में जिसमें मुस्लिम सरफेस लेवल पे कंफर्टेबल है। ये सुनने में रीजनेबल लगती है, लेकिन ये भी इसी एजम्पशन पे खड़ी है कि एक औरत की जिंदगी का गोल वही होना चाहिए जो एक मर्द का है। करियर, पब्लिक रिकॉग्निशन, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, और कोई भी चॉइस जो इस नॉर्म से अलग हो वो सस्पेक्ट है। हिजाब, घर रहना, फैमिली को प्रायोरिटी देना, इन सब पे लिबरल फेमिनिज्म का इम्प्लिसिट सवाल होता है कि क्या तुम सच में ये चाहती हो, या तुम ये चाहने के लिए कंडीशन या तुम्हें ये चाहने के लिए कंडीशन किया गया है, या कि तुम हिजाब अपनी मर्जी से अडॉप्ट कर रही हो, या फिर तुम्हारे ऊपर एक थोपा गया है। ये लिबरल फेमिनिज्म का तस्वुर है। तो ये फेमिनिज्म ये कहती है कि सिस्टम में रिफॉर्म होना चाहिए, लेकिन हम रेडिकल अप्रोच इख्तियार नहीं करेंगे। हम पैक्ट साइन करेंगे, हम ट्रीटी साइन करेंगे, हम अमेंडमेंट्स लाएंगे अपने लॉ में, ये उतनी रेडिकल है नहीं। लेकिन जो दूसरी है रेडिकल फेमिनिज्म, वो कहती है कि भाई ये पूरा सिस्टम ही खराब है, हमें पूरा सिस्टम ही बदलना होगा, तब जाके कुछ इनकलाब, तब जाके हम औरतों के हुकूक की बात कर पाएंगे, हमें पूरा सिस्टम ही बदलना होगा। ये बहुत रेडिकल चीज है। ये ब्रांच इस्लाम से टोटल कॉन्फ्लिक्ट में है। कोई वर्जन नहीं है इस आर्गुमेंट का जो इस्लामिक वैल्यूज के साथ कंफर्टेबल हो, क्योंकि जिस चीज को ये डिस्ट्रॉय करना चाहती है, इस्लाम उस चीज को सीक्रेट कहता है। ये कह रही है कि पूरा सिस्टम प्रॉब्लम है। पैट्रियार्की सिर्फ अनफेयर लॉज नहीं है, ये टोटल स्ट्रक्चर ऑफ डोमिनेशन है। मैरिज खुद एक ऑप्रेसिव इंस्टीट्यूशन है, मदरहुड एक ट्रैप है, फैमिली एक डिसमेंटलिंग, फैमिली की डिसमेंटलिंग जरूरी है, कि फैमिली सिस्टम होना ही नहीं चाहिए। औरतों को पालना ये उतनी कोई बड़ी बात नहीं, ये इनका सवाल है। तो ये हमने इसकी कुछ लेयर्स भी देख ली है। अब हमने इसकी हिस्ट्री तो ऊपर ऊपर से समझ ली है। अब आपको समझ आ जाएगा कि जब कोई बात करे और वो ये कहे कि औरतों की प्रॉपर्टी के राइट्स देने चाहिए, तो आप समझ जाएंगे कि वो पहली वे से बात कर रहा है। अगर आप कोई ये कहे कि फैमिली सिस्टम ही खराब है, फैमिली स्ट्रक्चर ऑप्रेसिव है, तो आप समझ जाएंगे कि दूसरी वेव से बात कर रहा है। अगर आप वो तीसरी कर रहा है कि ब्लैक औरत को हुकूक देने चाहिए, तो आप समझ जाएंगे कि तीसरी वेव से बात कर रहा है। ये वेव्स, क्योंकि आपको अपने दिमाग में तस्वर आना है कि कहाँ से बात कर रहा है, इसने बात खींची तो खींची कहाँ से, वो आपको समझना जरूरी रहेगा। और आज के जमाने में आते हैं। हमने हिस्ट्री समझ ली, वेव समझ ली, अब एक प्रैक्टिकल सवाल है। आज 2026 में जो मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म है, जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है, जो मीडिया में प्रमोट होती है, जो इंस्टाग्राम पे वायरल होती है, वो एक्चुअली है क्या? क्योंकि यह एक बहुत कॉमन और बहुत डेंजरस मिस्टेक होती है। लोग फेमिनिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं कि ऐसे वर्जन को जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो कहते हैं फेमिनिज्म मतलब मर्द से नफरत करना, फेमिनिस्ट मतलब घर तोड़ना, फेमिनिज्म मतलब रिलीजन का दुश्मन। और जो फेमिनिस्ट ये सुन रही होती है या ये सुन रहा होता है, वो इमीडिएटली डिसमिस कर देता है, क्योंकि ये उसकी एक्चुअल पोजीशन है ही नहीं, और वो सही में इसे डिसमिस कर रहा है। तो आप अपना आर्गुमेंट वेस्ट कर देते हो एक स्ट्रॉ मैन से लड़के। मैं चाहता हूं कि आप एक रियल चीज से लड़ो, और रियल चीज से लड़ने के लिए रियल चीज को समझना पड़ेगा। तो अब हम उसी की तरफ चलते हैं। जो मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म का एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है वो है पैट्रियार्की। पैट्रियार्की आपको इसकी आपको डिफरेंट डेफिनेशंस मिल जाएंगी, पर जो डेफिनेशन फेमिनिस्ट हमें देते हैं वो ये है कि पैट्रियार्की एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मेन एज ग्रुप, एक मर्द नहीं बल्कि एज होल, पूरी दुनिया के जो मर्द है, उनके पास एक डिस्प्रपोर्शनेट सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर है। और ये पावर सिर्फ गवर्नमेंट की लेवल पर महदूद नहीं रहती, बल्कि लैंग्वेज के थ्रू भी नहीं मिलती है, मीडिया के थ्रू भी नहीं सुपीरियर बताया जाता है, फैमिली स्ट्रक्चर के थ्रू या रिलीजन के थ्रू। मतलब सिस्टम इतना डीप है कि हम में से ज्यादातर लोग उसे नोटिस भी नहीं करते। हम उसमें इतना अंदर तक है कि वो इनविजिबल लगता है। इस क्लेम के बारे में क्योंकि पैट्रियार्की की डेफिनेशन देते हैं कि प्रपोर्शनेट तरीके से पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इनके पास इसके एविडेंसेस है। पहला एविडेंस ये है कि वुमेन अर्न लेस देन मेन फॉर कंपेरेबल वर्क। मोस्ट कंट्रीज में और मोस्ट इंडस्ट्रीज में ऐसा ही होता है कि अगर वो सेम जॉब भी कर रही है,
और इसकी एक खास मिसाल दी जाती है बॉलीवुड के। अगर एक एक्टर भी है और एक एक्ट्रेस भी है, एक्टर को 5 करोड़ मिलते हैं और एक्ट्रेस को 3 करोड़ मिलते हैं, इवन दो फिल्म में सेम टाइम वो देते हैं, उनका स्क्रीन टाइम सेम होता है। तो ये भी एक इनकी वजह है। दूसरी एविडेंस ये देते हैं कि वुमेन जो है दे आर अंडर रिप्रेजेंटेड इन पोजिशन पॉलिटिकल एंड कॉर्पोरेट, यानी उन्हें सीईओ की पोजीशन नहीं मिलती, पार्लियामेंट में उन्हें उनकी उतनी खास पहुंच नहीं होती। ये दूसरा एविडेंस। तीसरा एविडेंस है जो एक घर में काम करती है, लाइक इनका जो केयर गिविंग का काम होता है, घर में बच्चों को पालती है, बुजुर्गों के लिए खाना, घर में खाना तैयार करती है, उसके लिए इन्हें क्यों नहीं किया जाता। ये तीसरी बात। चौथी बात है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, बिल्कुल हायर रेट्स एंड मैन, इसमें हमें कोई इख्तिलाफ है नहीं। पांचवी बात ये है कि वुमेन बॉडी और लाइक उनके पास एक रिप्रोडक्टिव लिमिटेशन नहीं है कि जब मर्द चाहे वो तब बच्चा पैदा करे। ये कुछ इनके 5 एविडेंसेस हैं जो बहुत फेमस है, इससे ज्यादा भी एविडेंसेस है, बट दीज 5 आर द मोस्ट फेमस evidences for the argument of patriarchy कि patriarchy gives disproportionate power to men। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सब क्लेम्स जो एविडेंसेस दे रहे हैं ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है, नहीं। रेशियो एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। वुमेन लीडरशिप पोजीशंस में बिल्कुल उन्हें उतना हक नहीं दिया जाता, ये भी फैक्ट है। डोमेस्टिक लेबर डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, ये भी डॉक्यूमेंटेड है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि फेमिनिस्ट ऑब्जर्वेशंस में कोई ट्रूथ नहीं है, कुछ ऑब्जर्वेशंस में ट्रूथ है। लेकिन अब मैं यहाँ पर आपको एक फिलोसॉफिकल बात समझाना चाहूंगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशन एंड डायग्नोसिस। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे पास ड्रग एडिक्ट आया, मैंने ऑब्जर्व किया इसकी आंखें लाल हो चुकी है, इसके होंठ पे वो ब्लैकनेस हो चुकी है, तो मैंने जज कर लिया कि ये ड्रग्स करता है। ये मैंने ऑब्जर्व कर लिया। लेकिन डायग्नोसिस मैंने ये दी कि इसे कैंसर है। ठीक, मैंने ऑब्जर्व सही किया, मैंने डायग्नोसिस डिफरेंट दी। अब इस डायग्नोसिस की बुनियाद पर मैंने प्रिस्क्रिप्शन दी कि इसे कीमोथेरेपी दो। जब इस शख्स को कीमोथेरेपी दी गई, कीमोथेरेपी इज नॉट द क्योर ऑफ ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन के लिए इसे रिहैब सेंटर भेजना था, लेकिन हमने क्या किया, हमने इसे कीमोथेरेपी दी। इसी तरह फेमिनिज्म ने जो ऑब्जर्वेशंस की वो बिल्कुल सही। सॉरी, इंटरनेट थोड़ा सा स्लो हो गया था, उसके लिए सॉरी। तो मैं कहाँ पहुंचा था। हाँ, मैंने 5 एविडेंसेस बोले थे जो फेमिनिज्म के पैट्रियार्की आर्गुमेंट को सपोर्ट करते, वो मैंने आपको बता दिए। और मैंने ये भी कहा कि अब मैं ऑब्जर्वेशन और डायग्नोसिस पे था। फेमिनिज्म ने जो चीजें ऑब्जर्व की सोसाइटी में, वो किसी हद तक सही है, लेकिन फिर उनका जो अप्रोच था, उन्होंने जो एजम्पशंस माने वो गलत थे। अब हम उन एजम्पशंस की तरफ चलते हैं। देखिए, मैं पहले आपको इनके गोल समझाता हूँ। गोल्स बिल्कुल सही है, इक्वल पे, रिप्रोडक्टिव राइट्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअल वायलेंस, ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन इन पोजिशन ऑफ पावर, रिकॉग्निशन ऑफ डोमेस्टिक लेबर, ये सब बहुत अच्छी चीजें हैं। मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहता हूँ कि इन गोल्स में से कोई भी अपने आप में नेसेसरीली इस्लामिक वैल्यूज के अगेंस्ट नहीं है। इक्वल पे, इक्वालिटी, इस्लाम मानता है। इक्वालिटी, इक्विटी, इस्लाम बिलीव्स इन दैट, इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन इस्लाम अनजस्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है। इस्लाम वुमेन को एजुकेशन और पब्लिक पार्टिसिपेशन का हक देता है। इस्लाम सेक्सुअल वायलेंस को कंडेम करता है। इस्लाम डोमेस्टिक लेबर की वैल्यू को रिकॉग्नाइज करता है, एक अलग तरीके से, लेकिन रिकॉग्नाइज करता है। तो कॉन्फ्लिक्ट गोल्स पे नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट वहां है जहां इन गोल्स को, जो चीज इन गोल्स के नीचे है, जो एजम्पशंस है, वो एजम्पशंस जिसकी बेसिस पे गोल्स डिमांड की जाती है, वो वर्ल्ड व्यू जो इस पूरे फ्रेमवर्क के फाउंडेशन में है। और वो एजम्पशंस 3 है। ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि इफ यू हैव टू डिबेट ऑन फेमिनिस्ट, ये 3 एजम्पशंस आपको जरूर सुनने चाहिए। बिल्कुल। पहला एजम्पशन ये है कि जो भी डिफरेंस मर्द और औरत के बिहेवियर में है, प्रेफरेंसेस में है, फैसिलिटीज में है, वो बायोलॉजी से नहीं आता, वो नेचर से नहीं आता, वो सोसाइटी ने बनाया है और फिर कल्चर ने उसे इम्पोज किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लड़की डॉल से खेलती है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी नेचुरल इंक्लिनेशन डॉल्स की तरफ है, बल्कि उसे कल्चरली इम्पोज किया गया है उसके ऊपर। अगर मर्द ज्यादा एग्रेसिव है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें हार्मोन ज्यादा सिक्रीट होते हैं, नहीं, बल्कि पैट्रियार्कल कंडीशनिंग है ये। अगर वुमेन ज्यादा केयर गिविंग रोल्स में है, इसका मतलब ये नहीं कि उनका नेचुरल इंक्लिनेशन है, बल्कि ये पैट्रियार्की का रिजल्ट है। इस एजम्पशन की बेसिस पे कोई भी सोशल अरेंजमेंट, मैं ये कह रहा था कि ये जो एजम्पशन है, इसकी बेसिस पे जितने भी सोशल अरेंजमेंट्स है जिसमें मर्द और औरत के रोल्स को अलग किया गया है, वो सब सस्पेक्ट बन जाते हैं। उनकी कोई हकीकत बाकी ही नहीं रहती, वो ऑटोमेटिकली रेड फ्लैग बन जाते हैं। क्योंकि अगर डिफरेंस नेचुरल नहीं है, तो डिफरेंस इम्पोज होगा। अगर एक डिफरेंस है, वो डिवाइन नेसेसिटी ने नहीं बनाई, वो किसी डिवाइन बीइंग ने नहीं बनाई, वो गॉड ने नहीं बनाई, तो वो नेचुरल नेचुरल हो ही नहीं सकती, तो वो डिफरेंस इम्पोज होगी। और इम्पोज डिफरेंस, तो ये जो इम्पोज डिफरेंस है, वही असल में ऑपरेशन है। अब यहाँ इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है वलैसा ज़करु कल उनसा, कि मर्द और औरत ये दोनों अलग अलग है। इस्लाम ये नहीं कहता कि
बिल्कुल लाइक एक सुपीरियर है, इंफीरियर है, नहीं। इस्लाम कहता है अलग है, इनकी एनाटॉमी अलग है, इनकी फिजियोलॉजी अलग है, इनके लाइक इनका स्ट्रक्चर ही अल्लाह ने अलग बनाया है। डिफरेंस रियल है, और वो डिफरेंस जो है वो मीनिंगफुल है, वो डिफरेंस डिवाइन डिजाइन में है, और डिफरेंट रोल्स इस डिफरेंट डिजाइन का नेचुरल एक्सप्रेशन है। ये दो पोजीशन साइमल्टेनियसली प्रूफ नहीं हो सकती। ये या डिफरेंस कंस्ट्रक्टेड है या डिफरेंस डिवाइनली डिजाइंड है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। या तो डिफरेंस अल्लाह ने बनाई होगी, या तो डिफरेंस सोसाइटी ने बनाई होगी। अगर आप ये चाहते कि मैं गॉड को भी मानूं और उसके उसके बाद ये भी मानूं कि ये जो डिफरेंस है ये कल्चरली इम्पोज्ड है, ये जा रही है एज अ पैराडॉक्स। तो ये पहला assumption हो गया। पहला assumption में समराइज करूं, ये मर्द और औरत बायोलॉजिकली सेम है, तो सोसाइटी ने डिफरेंट बनाया है, ये पहला assumption है। दूसरा assumption है इंडिविजुअल ऑटोनॉमी सुप्रीम। एक इंसान को अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का हक है। कोई भी एक्सटर्नल अथॉरिटी, चाहे कल्चर हो, फैमिली हो, सोसाइटी हो, रिलीजन हो, उसकी चॉइसेस को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती। ये assumption लिबरल फिलोसफी से आता है, एनलाइटमेंट ऑफ थॉट से, जो जॉन लॉक और जॉन स्टुअर्ट मिल का है कि एक इंसान का सबसे फंडामेंटल राइट, सबसे ज्यादा फंडामेंटल राइट ये है कि वो अपनी चॉइसेस पे अमल करे। उसकी जो चॉइस हो, उसकी जो डिजायर हो, वो काम करे। तो उसे उससे रिलीजन नहीं रोक सकता, कोई एक्सटर्नल पावर उसे वो छीन नहीं सकती। रिलीजन वुमेन की चॉइसेस को रिस्ट्रिक्ट कर, इसके एजम्पशंस, ये जो फेमिनिज्म है लाइक, और जब ये एजम्पशन फेमिनिज्म में घुसता है, ये जो मैंने दूसरा एजम्पशन आपको बोला, तो रिजल्ट देखिए क्या होता है। पहला ही रिजल्ट होता है औरतों के ऊपर, मुसलमान खवातीन के ऊपर, के रिलीजन जो वुमेन है उनकी चॉइसेस को रेस्ट्रिक्ट करता है। हिजाब पहनो, घर में रहो, अपना रोल एक्सेप्ट करो, शौहर की बात मानो, वो करो, ये करो। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये फ्रीडम के अगेंस्ट है, और फ्रीडम सुप्रीम वैल्यू है, इसीलिए रिलीजन वुमेन को अपोज करता है। ये आर्ग्यूमेंट लॉजिकल है अगर आप उस assumption से शुरू करो। ये जो इनका एजम्पशन है, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी मस्ट बी सुप्रीम, और फिर आप ये बात सुनो कि रिलीजन वुमेन को सप्रेस करता है, तो बिल्कुल लॉजिकल, बिल्कुल लॉजिकल लगता है। लेकिन इस्लाम उस प्रिजम्पशन को ही डिस्कार्ड करता है। इस्लाम कहता है कि हमें ओन ही नहीं करता। इस्लाम कहता है कि हाईएस्ट अथॉरिटी अल्लाह की होगी, जिन्होंने फ्रीडम अल्लाह की गाइडेंस में है। अपने नफ्स की मर्जी फॉलो करना फ्रीडम नहीं है, वो एक तरह की कैद है। तुम्हें गुलाम बन रहे हो अपने नफ्स के, यू आर जस्ट फॉलोइंग योर डिजायर्स। तुम्हें कह रही है कि यू शुड मास्टरबेट एंड यू आर गोना मास्टरबेट, तुम्हें कुछ और कह रहे हो तो तुम वो कर रहे हो, तो तुम अपने नफ्स के कैदी बन चुके हो, यू आर नॉट फ्री। सही है। इस्लाम क्या, यही इस्लाम का यही नजरिया है कि सुप्रीम अथॉरिटी वो बस अल्लाह है। कुरान कहते हैं वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुल खियरतु मिन अमरिही, कि अगर अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई फैसला कर दे, कोई हुक्म सादिर कर दे, ये करना है, ये नहीं करना, तो उसमें आपकी और मेरी राय नहीं चलेगी, आपकी और मेरी फ्रीडम नहीं चलेगी। बल्कि जो जिसने मुझे बनाया, जो मेरा क्रिएटर है, वो मेरे लिए बेटर ये जान सकता है कि व्हाट फ्रीडम मीन्स, कहाँ तक मेरी फ्रीडम होनी चाहिए, कहाँ कौन सी लिमिट मेरे लिए होनी चाहिए। ये इस्लाम की एक फंडामेंटल पोजीशन है कि अल्लाह का हुक्म सुप्रीम है, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी उस हुक्म के अंदर है, उस हुक्म के ऊपर नहीं आ सकती। फेमिनिस्ट फ्रेमवर्क और इस्लामिक फ्रेमवर्क के बीच ये सेकंड एजम्पशन का कॉन्फ्लिक्ट सबसे डीप कॉन्फ्लिक्ट है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ जेंडर के बारे में है ही नहीं, ये इस बारे में है कि अथॉरिटी आती कहाँ से है, अल्लाह से या खुद से। अगर कोई शख्स ये कहे कि अथॉरिटी खुद से आती है, वो तो डिनाई कर रहा है गॉड की सुपरमेसी को, उसकी सुपीरियरिटी का वो डिनायर है कैटेगोरिकली। वो ये बात कह रहा है कि नहीं, अथॉरिटी तो मेरे अंदर से आती है, अल्लाह से थोड़ी आती है। तो वो तो अल्लाह की खुदाई को ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो तो दीन से ही बाहर जा रहा है। और तीसरा है वही ट्रेडिशनल फैमिली ऑपरेशन। ट्रेडिशनल फैमिली ऑपरेशन ये बिल्कुल इलॉजिकल है। जैसे कि ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर जो है, जिसमें मर्द प्रोवाइडर रहेगा, औरत होम मेकर रहेगी। ये कहते हैं कि ये जो पावर अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट मर्दों के फायदे में है, इसमें औरतों का नुकसान है। ये अरेंजमेंट अनजस्ट है, और कोई भी रिलीजन या कल्चर जो इस अरेंजमेंट को री इन्फोर्स करे, इसकी तायीद करे, इसे अप्रिशिएट करे, वो रिलीजन भी ऑपरेशन कर रहा है, वो भी इसका साथी है। ये एजम्पशन डायरेक्टली सेकंड वेव से आता है, जो कि मैंने आपको शायद इसका मैंने हवाला दिया था, वो किताब बेटी फाइडन, वो कहते हैं कि ये जो घर है, वो भी एक कंफर्टेबल कंसंट्रेशन कैंप है। यहाँ इसे औरत को खाना भी दिया जाता है, इसे शेल्टर भी प्रोवाइड किया जाता है, कपड़े भी प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन शी इज इन जेल। एक कैंप है इसके लिए, एक वो बहुत खूबसूरत नाम दे दिया है, कंफर्टेबल कंसंट्रेशन कैंप। तो ये मैं वहां तक बात कर रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे तुम्हारा सबसे बेहतर इंसान वही जो अपनी बीवी का सबसे बेहतर हो। अल्लाह फरमाते वहीना इला उम्मी मूसा, कि हम अल्लाह जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ का तज़किरा करते हैं, तो अल्लाह एक्नॉलेज करते हैं कि उसे दूध पिलाती थी। अल्लाह एक्नॉलेज कर रहे हैं ना। कुरान कहता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, कि जब कुरान ने जब अपनी वहदानियत का ऐलान किया,
अपनी मोनोथीज्म का ऐलान किया कि मैं एक हूँ। अल्लाह ने उसी के साथ कहा कि वालिदैन का एहतराम करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया, तुम्हारा सबसे ज़्यादा हकदार तुम्हारी माँ है, तुम्हारी माँ है, तुम्हारी माँ है, ये हदीस में आता है। इस्लाम में माँ का रोल एक लेसर एग्जिस्टेंस नहीं है, वो एक ऐसी जिम्मेदारी है जिस पे आने वाली नस्लें डिपेंड करती है। दुनिया का सबसे कॉन्सिक्वेंशियल काम बच्चों की तरबियत है। क्या इस्लाम वो काम किसी इंफीरियर क्लास को दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। किसी ऑप्रेस्ड क्लास को एक पूरी नेशन का कॉन्सिक्वेंशियल काम कैसे दिया जा सकता है? वो काम उस इंसान को दिया जा सकता है जिसके कदमों के तले जन्नत हो, वो माँ है। ये फेमिनिज्म का थर्ड एजम्पशन था और इस्लामिक फ्रेमवर्क का बिल्कुल इससे कॉन्फ्लिक्ट है। मैं इसको समराइज करता हूँ। तो फेमिनिस्ट गोल्स जो थे वो इक्वल पे, प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेंस, एजुकेशन, रिप्रेजेंटेशन, ये सब था। फेमिनिज्म एजम्पशंस तीन थे। जेंडर डिफरेंस कंस्ट्रक्टेड है। दूसरा, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी सुप्रीम होनी चाहिए। तीसरा, ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम जो है ये बिल्कुल ऑप्रेसिव है। ये तीन कॉन्फ्लिक्ट सरफेस लेवल के नहीं है, ये फाउंडेशनल है। ये मेटाफिजिक्स के लेवल पे है, एपिस्टेमोलॉजी के लेवल पे, ये थियोलॉजी के लेवल पे है। इसीलिए स्कॉलर्स कहते हैं कि ये जो फेमिनिज्म और इस्लाम के दरमियान कॉन्ट्रडिक्शन है, ये जो फंडामेंटल फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शन है, ये मेटाफिजिक्स की बुनियाद पे, एथिक्स की बुनियाद पे, सोशल फिलोसफी की बुनियाद पे है। ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। अब मसला है, तीन ब्रांचेस मैंने ऑलरेडी आपको डिफाइन कर दी थी। अब हम चलते हैं आज, क्योंकि अब हमने हिस्ट्री विस्ट्री सारी समझ लिया अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आज हम आर्गुमेंट्स को टैकल नहीं करें, लेकिन अब हम देखते हैं कि मुसलमान इसको अडॉप्ट क्यों कर रहे हैं। इसकी वजूहत है। पहली वजह बहुत ज्यादा है, वो है इस्लामिक एजुकेशन गैप। घर में लड़की से कहा जाता है कि पर्दा करो, क्यों पर्दा करे? बस इस्लाम ने कह दिया। बिल्कुल, पुराने ज़माने में चलता था, क्योंकि ईमान की जो हलावत थी, ईमान की जो इंटेंसिटी थी, वो पीक पे रहती थी। लेकिन आज का दौर ये जदीदियत का दौर है, लाइक लॉजिक का दौर है, इंटेलेक्चुअल रैशनैलिटी का दौर है। तो इसीलिए हमें समझाना पड़ता है कि पर्दा क्यों फर्ज है। जॉब में जितनी रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई है, वो क्यों लगाई गई है? ये सब हमें समझाना पड़ता है। अगर हम ये कहें कि बेटा हिजाब पहनो, क्यों? क्योंकि पहनना चाहिए बस। बेटा मर्द के बराबर इनहेरिटेंस नहीं मिलती, क्यों? क्योंकि इस्लाम ने कहा है बस। किसी ने कहा बेटी मर्द कवाम होती है, क्यों? क्योंकि ऐसा है बस। वो किसी ने हमें पूरी पिक्चर नहीं दी। लेकिन जब वही लड़की यूनिवर्सिटी में जाती है, कॉलेज में जाती है, वहां पर प्रोफेसर इसके सामने फेमिनिज्म का पूरा जाल बुन देते हैं। वो फेमिनिज्म कहते हैं कि भाई फेमिनिज्म ऐसे है, फेमिनिज्म वैसे है, फेमिनिज्म वो करता है। ये कहते हैं कि भाई इस्लाम को तो कभी इतना एक्सप्लेन किया ही नहीं किया। इसका मतलब इस्लाम एक्सप्लेनेबल नहीं है। इस्लाम के पास शायद दलाइल नहीं होंगे, इस्लाम के पास शायद लॉजिक नहीं है इन सब चीजों के पीछे। इसी वजह से ये मेरी नजर में भी सबसे ज्यादा बहुत बड़ा गैप है। दूसरा है सोशल प्रेशर। सोशल प्रेशर यानी एक मुस्लिम औरत है, वो कॉलेज जाती है, स्कूल जाती है, यूनिवर्सिटी जाती है, कोचिंग जाती है। खासकर इससे मैं समझता हूँ जो डिविएट होती है वो यही 10th 11th 12th लड़कियां होती है, जस्ट टू जस्टिफाई समथिंग दे वांट टू डू, जैसे कि बेपर्दगी वगैरह, म्यूजिक वगैरह, दे वांट टू जस्टिफाई दिस। इसी वजह से ये दूसरा जो है सोशल प्रेशर है। एक औरत अगर हिजाब भी पहनती है, लेकिन उसके क्लासमेट्स है वो कुछ ऐसी रील शेयर करती है जिसमें फेमिनिज्म कंटेंट कूट कूट के भरा हुआ है, तो इन्फ्लुएंस होती है कि ये तो सच है। ये दूसरा का इशू है। और तीसरा है कॉलोनियल इनहेरिटेंस की। इसकी बहुत सी मिसालें, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। इजिप्ट में एक था, आप वो गूगल कर, वो मैंने पिछले उस सेशन में भी बोला था, अब रिपीट करना मुझे अच्छा नहीं लगता। वो इजिप्ट में था, वहां पर कहता था कि औरतों को हक मिलना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए। और अमेरिका में फेमिनिज्म के खिलाफ था, फेमिनिज्म में वुमेन राइट्स के बिल्कुल खिलाफ था। ये सब चीजें, और एक हो रहा है रैशनलाइजेशन के, कि जो जैसा ये कहते हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस होती है, जो बेटा और बेटी के दरमियान जो डिस्क्रिमिनेशन होती है घरों में, सोसाइटी में, कि बेटी पैदा होती है तो जैसे न हो से समझिए, कोई बेटी पैदा तो खुशखबरी कुछ यूं दी कि मुंह काला होने से बच गई। तो ऐसा ही कुछ निजाम हमारे है, तो ये भी इस फेमिनिज्म की बुनियाद है। क्योंकि जब एक औरत को बिल्कुल सप्रेस किया गया चारों ओर से, घर में, स्कूल में, सोसाइटी में, हर जगह जब उसे ऑप्रेस किया गया कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी कोई भी हैसियत नहीं है, तो उसे किसी ना किसी चीज का सहारा चाहिए। शी नीड्स अ शोल्डर टू रिलाई ऑन, तो वो फेमिनिज्म की तरफ जाती है। तो यही कुछ वजूहत है फेमिनिज्म की। तो आई थिंक आज के लिए ये काफी है, क्योंकि इंट्रोडक्शन थोड़ा बोरिंग है, हिस्ट्री बोरिंग होती है। तो हमने पूरी हिस्ट्री खत्म कर दी है इसकी। अब इंशाल्लाह दूसरे सेशन में हम असली आर्गुमेंट्स की तरफ जाएंगे कि कहाँ से, लाइक कौन सा, लाइक इस्लामिक फ्रेमवर्क के सामने हम उसे जज करेंगे कि क्या लॉजिक है इसके पीछे, क्यों लगाया गया, क्या ये बात सही है। वो हम इंशाल्लाह दूसरे सेशन में कहेंगे। आ, आज का सेशन खत्म हो चुका है। अब मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अब जो क्वेश्चंस है, हम वो लाइव वो क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं किया करेंगे, क्योंकि वो मैंने पिछली बार ट्राई किया था। तो पिछली बार वो
डिस्कशन बन जाता है। फिर क्वेश्चन आंसर का ये है, आप क्वेश्चन हमें भेजा करें, यहाँ पर आप लिखेंगे, तो मैं इसका एक रिकॉर्डेड वीडियो दूसरे सेशन से पहले ही सेंड किया करूंगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं तो मेरे साथ बात कर रहे हैं ब्याक साउथ मुत, तो डिस्कशन ग्रुप बन जाता है, फिर वो 1-2 घंटा खींच जाता है, जिसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि पिछली बार हमने वो ट्राई किया था। तो इसलिए आप क्वेश्चंस भेजिए, जो जो क्वेश्चंस है और जो जो मुझे लगेगा कि यही प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो हम इंशाल्लाह यही प्रैक्टिस कर देंगे। भेजिए आप क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चन है। प्रोटेक्ट हर फ्रॉम सोशल मीडिया, इफ शी इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम सोशल मीडिया, वो इसे खुद बच जाएगी। किसी आलिमा को बुलाओ भाई, इंशाल्लाह जरूर। हाँ, उसमें एक दिक्कत आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके महरम साथ होंगे, आप एक सिस्टर हैं, आपके भाई साथ होंगे, तो वहां पे वो मिक्स हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर जमात जाती है तो जमात में मर्द लोग मस्जिद में बैठते हैं और औरतें किसी के घर में बैठती है, तो वहां पे मामला सेट होता है। लेकिन अगर आप ट्रिप पे जाएंगे वहाँ फील्डिंग से तो वहां वहाँ फील्डिंग सेट हो जाएगी। तो वो प्रॉब्लम है उसका। हम अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है कि वहां भी मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, हाँ तो आप उसके लिए फिर हम देख सकते हैं कुछ। इसमें ये चीज हो सकती है कि जैसे हमने कैंपिंग की थी, तो औरतों के लिए कैंपिंग करना सही नहीं रहेगा। बट अगर हम लाइक अब हम अगली ट्रिप का सोच रहे हैं कि वो हम कैंपिंग नहीं करेंगे, उसमें हम रिजॉर्ट बुक करेंगे। तो पहले हम देखेंगे नेक्स्ट ट्रिप जो हम करेंगे उसमें इंशाल्लाह हम रिजॉर्ट बुक करेंगे एंड वहीं पे मील्स वगैरह उनके ही देखेंगे। अगर हमें लगा कि रिजॉर्ट में अच्छा कंफर्टेबली हो रहा है सारा कुछ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम फिर 2 सेपरेट रिजॉर्ट्स बुक बुक कर सकते हैं, एक मर्दों के लिए, एक औरतों के लिए। फिर एक कॉमन ग्राउंड होगा जिसमें एक लाइक पर्दा होगा बीच में, तो जो भी सेशंस वगैरह होंगे तो वो स्टेज पे होंगी। बाकी लाइक अच्छे से सेपरेशन करके इंशाल्लाह हम करेंगे कोशिश। इंशाल्लाह। थोड़ा सा कोऑपरेशन चाहिए, थोड़ा सा टाइम, क्योंकि अभी वी आर जस्ट स्टार्टिंग स्टार्टिंग। है तो या उधर भाई आप वीक में किसी दिन फ्री होते हो, फिर हम फ्री होते हैं। क्यों खरीदा Yüksek ortada Türkiye'nin diskaya tanışımı bir yıla. दिन खतर फील्डिंग सेट हो रही है उधर भाई की, थोड़ी में ग्रामेटिकल गलती। मेरे पास एक डिफरेंट क्वेश्चन था उजैर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बोल रहे थे कि 9 और 10 को जैसे आज मुहर्रम था, सो आई फास्टेड, बट फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स दे आर मुस्लिम बट दे डिडंट फास्ट, तो मुझे ये पता करना था वो लोगों ने फास्ट क्यों नहीं रखा। क्योंकि इट्स नॉट ओब्लिगेटरी अपॉन मुस्लिम्स, ये सुन्नत है, रखना चाहिए 9-10 को या 10-11 को आप रख सकते हैं, लेकिन ये फर्ज नहीं है आशूरा का रोजा। भाई जिस तरह रमजान के रोजे है उस तरह ऑब्लिगेशन नहीं है मुस्लिम्स के ऊपर, पर जो रखे उसका बहुत बड़ा अजर है उनका। तफसीर कोर्स भी होना चाहिए इंशाल्लाह, वी आर प्लानिंग दैट। मैंने वो पिछली बार सेशन लिया था, उसके बारे में आप क्या कहते हैं, वो कैसा था? The whole concept of feminism is not clear. That's why you are not receiving questions related to topic. No, that's not the issue. आप क्वेश्चन पूछे, अल्हम्दुलिल्लाह उनके मैदान में भी हम कमर तोड़ देते हैं, ऐसी बात तो है नहीं। वजूद ज़न से तस्वीर कायनात में रंग है, इसी के साथ से ज़िंदगी का सोज़े द्रूं, अल्लामा इकबाल का शेर है, बहुत बेहतरीन शेर है। आपने जो जो सवाल पूछा फेमिनिज्म के रिलेटेड, मैंने उसका जवाब दिया। अभी तो आर्ग्यूमेंट्स आई हैं, अभी तो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में कोई इख्तिलाफ हो ही नहीं सकता, ये तो आप खुद भी गूगल से देख सकते हैं, ये पूरी अथेंटिक हिस्ट्री है। Record things and concepts clearly and assuming same for others. I can't clear your assumption. तो अगर वही हूँ क्या आउन समझ बमतर हस क्लियर, अलबत्ता if you are just trying to degrade me तो मैं शिंदे में से प्याम फर्क है। कैसे करिए हिनोलॉजी जिसका ना खल को मकता है सीरीज। ना स्टिल मिसाल ये वीडियो का ना यूट्यूबर्स पे हाँ फिर आप दोबारा वो दे सकते हैं। आप उसमें वहां पे दोबारा देखें एंड अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो ये यू कैन डीएम अस। ये जो ग्रुप है ना व्हाट्सएप पे, आप इसमें अपने क्वेश्चन डालिए, क्या समझ रहे हैं इंशाल्लाह इतनी कुछ मिशी है काम, आई एम नॉट डी रीडिंग, आई एम आस्किंग एंड एज्यूमिंग। अल्लाह की कसम आप मुझे गाली भी दे सकते हो और मुझे हतक भी नहीं होता। पेश नहीं चलता मुझे आई नो कोई हर चीज, नहीं, मुझे उसका इतना नेचर है क्वेश्चंस वगैरह पूछना, तो आप थोड़ा सा इसमें रहम फरमाएं। हजरत तजवीद के कोर्स का क्या प्लान है? मैं साहब से बात हो चुकी है, इंशाल्लाह जुलाई से वो स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। और कुछ? इट वाज रियली गुड सेशन, एवरीथिंग वाज क्लियर। अल्लाह ताला आप दोनों को जज़ाए खैर दे, आमीन। डज इस्लाम इनहेरेंटली ऑप्रेस वुमेन थ्रू पैट्रियार्की? नो। ये चैट जीपीटी से क्वेश्चन निकाला है, मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि मैं इस शख्स को जानता हूँ, मुझे पता है। से हेलो चैट जीपीटी। मौलवी शर्मा क्या है? हेलो चैट जीपीटी, अब मैं एक ले हूँ वहां पे फेमिनिज्म के बारे में डिस्कस हो रहा है, तो आप एक ऐसा क्वेश्चन दो जिसका वो जवाब ही ना दे पाए। असल में मुझे स्टैंड अप कॉमेडियन होना चाहिए था, मैं यहाँ फंस गया हूँ। आयुष भाई आपको समझ आया मैंने क्या कहा आज? जी समझ में आया बिल्कुल। जब मुश्किलें अल्लाह के करीब कर दी तो आजमाइश है, और जब मुश्किलें अल्लाह से दूर करे तो सजा। वल्लाहु आलम। डू यू थिंक इन कश्मीर एथिज्म इज राइजिंग?
ये पूछने वाला सवाल ही नहीं है, ये काम का मैंने आप लोगों ने शायद वो मेरा वीडियो देखा होगा जो मैंने जिससे सब कुछ ये वादा क्लब की स्टार्टिंग जिससे हुई ना, वो बेसिकली मैंने एथिज्म के रिलेटेड वीडियो डाली थी एंड कश्मीर के उस वीडियो पे अराउंड 550 कमेंट्स थे एंड उसमें से मोस्टली वर कश्मीरी एथिस्ट वो अल्लाह और उसके रसूल को दे रहे थे लिटरली। एंड आई कुडंट स्लीप लिटरली, अगर हम बोलते हैं ना, मैं कल पगश ईद बहुत थी, आई कुडंट स्लीप फॉर 2 days। मैं उतना इतना ज़्यादा परेशान हुआ क्योंकि मेरे लोकेलिटी में भी बहुत सारे लोग हैं जो इस उस वीडियो से लाइक मुझे फिर फ़ोन करने लगे कि अश्तिश सवालात मतलब उनके पास ऐसे सवालात नहीं थे कि वो जानना चाहते थे जवाब, बट दे वर डिग्रेडिंग। उन्होंने अपने ज़हन में बना लिया था कि इस्लाम इज़ नॉट द वे, एंड वो अब अपोज़ करना चाह रहे थे एंड दे वर फाइटिंग ऑन कॉल्स विद मी एंड आई वाज़ लाइक शॉक्ड कि इतना ज़्यादा कश्मीर में ये राइज़ हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा उसी से फिर मैंने इसके साथ बात की एंड देन वी स्टार्टेड दिस थिंग। इंशाल्लाह अब इसमें बहुत सारा काम करना बाकी है, अभी तो बहुत ज़्यादा कम किया हमने, अभी स्टार्टिंग ही हो रही है। माय कज़न सेड मी जन्नत जहन्नम झूठ है एंड एथिज्म बहुत फैल रहा है। आई मीट मैन एथिस्ट्स इन माय मेनी एथिस्ट्स इन माय लोकेलिटी। इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। मुझे एक लड़की ने मैसेज की, वो चंडीगढ़ में शायद प्रोफेसर है, कश्मीरी है, और उसने कहा कि यहाँ पर हम सब के सब एथियस्ट हैं एंड वी डोंट सी एनी डिफरेंस बिटवीन मुस्लिम्स एंड सिख्स। हम ऐसे ही लाइक हुकअप कल्चर वहाँ पर बहुत ज़्यादा पीक पे पहुँच चुका है, तो इसमें अब कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हद से बाहर जा चुकी है ये चीज़। वो अनफुसकुम व अहलीकुम। अच्छा चलो हम अब एंड करने जा रहे हैं, तो अस्सलाम वालेकुम।